प्री एजुकेशन तक की बात करें अगर हम, स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग, तो सर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक कमेटी में रहे हैं, बहुत सारे मामले में रिसोर्स पर्सन के रूप में रहे हैं। बिहार में जब इंस्पायर अवार्ड शुरू हुआ तो उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में न केवल सर रहे बल्कि सर की पूरी टीम रही। इसके बाद जो इस ग्रुप का एक ड्रीम है कि हम अपने शिक्षकों के साथ डॉक्टर एच.सी. वर्मा के साथ इंटरेक्ट करें। सर उनके लीडर में काम कर चुके हैं। उसके अलावा सर का अभी जो हम सेकेंडरी स्कूल्स का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जिस एग्जामिनेशन रिफॉर्म को देख पा रहे हैं, 40-60 के रेशियो में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जो पहली बार शुरू हुआ ओएमआर सीट का प्रयोग, सर उस कमेटी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर थे और सर का ये रिकमेंडेशन रहा है जिसका परिणाम आज हमारे विद्यालयों में रिजल्ट के रूप में सामने आ रहा है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है सर के बारे में। मुझे लगता है कि मैं सर से बात करूं, सर के बारे में बात करूं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सर के बारे में एक्सप्लोर करें। और उसका आधार है जब सर आपसे बात करेंगे, सर अपनी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से एक शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद होता है, खास करके विज्ञान को लेकर के, कैसे हमारी कक्षाओं को रोचक बनाया जा सकता है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, किन चीज़ों को संदर्भ के अनुसार जोड़ करके हमें, चूँकि हमारे बच्चों का संदर्भ, हमारे विद्यालयों का संदर्भ और हम शिक्षकों का संदर्भ, जिस तरह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस मानते हैं उस तरह से ये कम्युनिटी डिफरेंस की बात यहाँ पर है। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को कैटर कर पाएंगे, कैसे इन चीज़ों को हम सिमुलेट कर पाएंगे, या कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और साइंस के शिक्षण को बेहतर हम कर पाएंगे। शायद आज हम लोग इन सब बातों को समझेंगे, सीखेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है इस अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, इस आशा और विश्वास के साथ यह एक शुरुआत है और सर का सहयोग और सानिध्य हमें एज ए मार्गदर्शक और इस तरह के कार्यक्रम में जब भी हमें हमारी आवश्यकता होगी सर हमारे साथ होंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर शंकर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी और फाउंडर प्रिंसिपल सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जबरी बिहार। सर थैंक यू। धन्यवाद। सर का द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी अपना वो बंद कर दीजिए शेयरिंग। आशीष जी शेयरिंग बंद कर दीजिए अपनी स्क्रीन का। सर हाँ जी, धन्यवाद जी सर। मैडम, थैंक यू सर। और सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। जैसा मनोज जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा बातें मेरे बारे में कह दी और ये कहकर उन्होंने मेरी चुनौती बढ़ा दी कि आप लोगों की अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा या नहीं, क्योंकि मैं खुद एक विज्ञान का छात्र हूँ और इसी छात्र के नाते अभी जब एंकर नीलम मैडम ने कहा कि आप अपने ड्रेस को चेंज कर लें तो वो सभी पे लागू होता था, इसीलिए मैंने भी टी शर्ट पहन के मैं बैठा था। मैं फौरन अपने को चेंज कर लिया कि मैडम का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब हम किसी इस तरह के सम्मानित ऑडियंस के सामने बैठे तो कैजुअली नहीं बैठे। और ये एक बहुत अच्छी सीख उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दी कि शिक्षकों के लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए इस माफी के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। सॉरी सर। नहीं, बिल्कुल सही। आप इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। और मेरे कुछ सिमुलतल्ला के सहयोगी शिक्षक भी मुझे दिख रहे थे, वो जानते हैं कि जब मैं वहाँ कुछ प्रशासकीय कार्य में था, मुझे भी कुछ मौका मिला था काम करने का, तो उन शिक्षकों को ये अधिकार था कि जब मेरा क्लास होता था तो वो मुझे टोकते थे कि सर आपका क्लास है, आप लीजिएगा या यहाँ बैठिए। तो मैं क्लास में जाना एंजॉय करता था और वो गैप नहीं हुआ करता था। इसीलिए वो आपने जो कहा वो बिल्कुल आप माइंड मत कीजिए, मैं
इसको अच्छे अर्थ में कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो चैलेंज मुझे मनोज जी ने सुपुर्द किया है, उस चैलेंज के लिए मैं बहुत उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी शिक्षक शिक्षा शास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़े, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। और हम लोग जो बेसिकली साइंस के विद्यार्थी के रूप में और साइंस को हम लोग जीना एंजॉय किए, इसी कारण आज विज्ञान के शिक्षण में है। शिक्षण के साथ कुछ शोध में भी अब आगे बढ़ गए हैं। एक मेजर प्रोजेक्ट भी हम यहाँ चला रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, आज की तारीख की चीजें हैं, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जमाने में हैं। अब जमाना स्पिनोट्रॉनिक्स का। स्पिनोट्रॉनिक्स मीन्स कि अब डाइल्यूट मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर डीएनएस मटेरियल्स पे काम हो रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिर्फ चार्ज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और स्पिन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। तो हम लोगों के साथ वो बातें हैं कि हम लोग विज्ञान शिक्षण में आए जरूर, लेकिन आप लोगों से थोड़ा पीछे इस शिक्षा को एक विषय के रूप में नहीं जानता। और आज का जो टॉपिक है पेडागोजी ऑफ साइंस, मतलब पर्पस ये है कि क्लासरूम टीचिंग के लिए आप क्या अपनाएं, ताकि आपको सिद्धांत रूप में जो मकसद है विज्ञान पढ़ाने का वो पूर्ण। मतलब कि आपको अपने सिलेबस की बातें केवल नहीं करनी है, उस सिलेबस के बियॉन्ड आपको टीचिंग टेक्निक की बात करनी है। और चूंकि आप में से बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं कोई सैद्धांतिक बात करना आपसे उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप बीएड के कोर्स में उन चीजों को थोड़ा पढ़े हुए। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ, ताकि आपको अगर ये चीजें अच्छी लगे तो हम लोग इंटरैक्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी क्लासरूम टीचिंग का बेसिक जो मोड है वो डायलॉग होना चाहिए, ये आप सब जानते हैं। सीधे जाके अगर हम क्लास में लेक्चर देंगे तो बच्चे कभी इंजॉय नहीं करेंगे। और बच्चों का जो हेट्रोजीनस कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए, टारगेट पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, आपको अपने सब्जेक्ट कंटेंट को तो फ्रेम करना ही है। उस सब्जेक्ट कंटेंट को फ्रेम करने के अलावे दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में जिस दौर में हम और आप हैं, हम और आप इस दौर में फंसे हैं जहाँ आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है। कि हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो शिक्षक अगर आके क्लास में पढ़ा दिए तो हम लोगों के पास रिसोर्स की कमी होती थी, तो हम शिक्षक को ही देवता तुल्य समझते थे, उनके नोट पे ही डिपेंडेंट थे, और हमको लगता था कि इससे अच्छा कंटेंट हमको और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज जिस डिजिटल दौर में हम हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हम घुस गए, आज हमारे क्लास में अगर बच्चा आता है, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, अगर हमारे क्लास में बच्चे आते हैं तो वे बच्चे हमारे गुरुदेव एस.सी. वर्मा के लेक्चर को सुन के आते हैं। तो उस टॉपिक पे उनको वो कंटेंट भी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस कंटेंट के साथ तैयार बच्चे भी उसी क्लासरूम में हैं जिस क्लासरूम में एक एकदम डल बच्चा। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को एक टीचर के रूप में आपको इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए उस विद्यार्थी के एपेटाइट को सेटिस्फाई करना, ये चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज आज टीचर के सामने है। और इस चैलेंज का एक टीचर के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है जो हम लोग महसूस करते हैं, कि टीचर को एक बना बनाया ऑडियंस हमेशा सामने मिलता है जो उसको सुनने के लिए तैयार रहता है। ये सुविधा किसी भी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। वो कोई अच्छे से अच्छा नेता भी हो,
उसको भी क्राउड को रोक के मंगाना पड़ता है। लेकिन आपके क्लासरूम में वो 100 बच्चे हो, 300 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉपुलैरिटी एंड द पोजीशन, वो बच्चे जो आपके सामने है वो आपको सुनने को तैयार। लेकिन दशरथ जी काइंडली मोबाइल माइक ऑफ कर लीजिए, दशरथ विश्वकर्मा जी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा शिक्षकों के सामने है कि उसके पास एक क्राउड है जो क्राउड सुनने को तैयार है। तो इस कारण से शिक्षक को उस क्राउड के एकेडमिक लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को तो पहले तैयार करना है। मैं बार बार ये एक शब्द कर रहा हूं कि क्राउड के लेवल को देखते, जैसे अभी मनोज जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कहीं प्राइमरी के भी टीचर हैं, कहीं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के भी टीचर हैं। क्लास 6 से बच्चे विज्ञान में न्यूटन के गति का नियम पढ़ना शुरू कर देते हैं। वही न्यूटन के गति का नियम 9th में भी पढ़ते हैं और वही 11th में भी पढ़ते हैं। यहाँ एक टीचर होने के नाते बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन बच्चों को जो आपके सामने है वो किस स्टेज के हैं और उस क्लास का अपना कंपोजिशन क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने टॉपिक में पहले बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना। अगर आप उसको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप सीधी बात पढ़ाएंगे जो किताब में दी हुई है। यकीन मानिए कि बच्चे 1-2 दिन आपके क्लास में रह लेंगे, उसके बाद आपके क्लास में नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में समय की भी कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के पास मार्केट में अच्छे टीचर्स कोचिंग के रूप में भी उपलब्ध है। तो अगर आप अपने पढ़ाने के दौरान उनके एकेडमिक एपेटाइट को पूरा नहीं करते हैं तो आपके क्लास में बच्चे शुरू में तो 2-4 दिन रह लेंगे, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिके होगा। हम सभी साइंस के शिक्षक हैं, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से कर सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल डिके होगा। और जब ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा तो ये भी यकीन मानिए एक पीढ़ी के बच्चे, एक क्लास के बच्चे अगले क्लास के बच्चे को मैसेज भी पास ऑन कर देते हैं कि कौन से टीचर के पास क्या कंटेंट है। क्योंकि ये साइंस कॉलेज में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ क्लास में, जब हम लोग भी अपने जमाने में विद्यार्थी थे, चारों सेक्शन के बच्चे खड़े होकर क्लास करते थे। उसके एग्जाम्पल हम लोग खुद थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SC 100 के साइंस कॉलेज में इनके क्लास में चारों सेक्शन केमिस्ट्री में हम लोग B सेक्शन में थे, उनका A में क्लास होता था, खड़े होकर क्लास करते थे, क्योंकि उनके द्वारा पढ़ाया गया मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बंद कर दो। कीर्ति भारती मैडम काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि पहली चीज तो आपको कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट तैयार करने में जो एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जिन चीज को पढ़ा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर तैयार करें, खोज लें। जैसे केमिस्ट्री के जो टीचर होंगे, आज की तारीख में हर घर में RO लगा होता। मैं यकीनन कहता हूं अपने अनुभव से, बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे कि ये RO क्या है। आप केवल कह दीजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, तो बच्चे आपको तंग करेंगे कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, ये रिवर्स उल्टा क्या हुआ। तो आपके पास ये कंसेप्ट जरूर आप पहले से तैयार रहें कि ऑस्मोसिस क्या है, वहां गिब्स एनर्जी ग्रेडियंट के जैसे कैसे ट्रांसफर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम कैसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं और प्यूरिफाई करते हैं वाटर को। ये आपके सब्जेक्ट की सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपको जानना है। आपको अपने सब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जानना है, लेकिन हमको अपने सब्जेक्ट के बियॉन्ड जानना है। अभी मैं 2 इंडक्शन प्रोग्राम करवा रहा था। नए टीचर जो 2017 बैच में आए हैं, उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम का कंसेप्ट UGC ने लाया है और अच्छा कंसेप्ट है, 3 मंथ्स कंसेप्ट है
अभी उसको 1 मंथ रखा गया। मैंने यंग टीचर्स को कहा जो कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर है, वो आप पर उतना लागू नहीं होता, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं अपने क्लासरूम के एग्जाम्पल से उनको कहा कि मैं जब क्लास से निकला, बहुत से एमएससी बीएससी के बच्चे जो यूपीएससी बीपीएससी देते हैं और जानते हैं कि शंकर सर सोशल इशू पे एक्टिव रहते हैं, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि सर किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या ओपिनियन। मैं क्लासरूम के अंदर एक फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन क्लासरूम के बाहर मैं एक सोशल ह्यूमन बीइंग भी हूँ जो इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करता हूँ। तो हमको उनके प्रश्न का जवाब अप टू देयर सेटिस्फैक्शन, हो सकता है एक राइट विंग अप्रोच हो, एक लेफ्ट विंग अप्रोच हो, उसके लिए आपको नहीं डरना, लेकिन आपके पास एक न्यूट्रल आर्गुमेंट एज ए टीचर होना चाहिए और उस बच्चे को आप जरूर देंगे, तभी बच्चे आपको एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करेंगे। इसीलिए आप विज्ञान शिक्षक है, आप स्कूल के लेवल पे शिक्षक है, लेकिन जो चीजें आसपास घट रही है, जैसे परसों एक रेडियो पे मेरा टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती अनुप्रयोग, कि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सिंपल सा चीज आप देखते हैं कि आप अपने मोबाइल पे एक एसी या एक फ्रिज को मार्केट में खोजिए और आप देखिए कि आपको दिन में 10 एडवर्टीजमेंट आ जाए। ये 10 एडवर्टीजमेंट कैसे आए? उसने आपके ब्रेन को पढ़ लिया। और इसीलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वकील साहब ने कहा भी कि ये एक ऐसी विधा हो गई है जो ह्यूमन ब्रेन से आगे न चला जाए, और वो जाएगा। इस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है। तो इन चीजों को, चूंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपने डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया है अपनी मजबूरी के चलते, तो अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में बच्चे चीजें देखेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये विज्ञान की चीजें विज्ञान के शिक्षक से ही पूछें, और वो हमसे आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि हम आप उनको ये डांटे नहीं कि ये अभी तुम्हारे काम की चीज नहीं है। साइबर वर्ल्ड की चीजें, साइबर वर्ल्ड के लिए बच्चों को समझाना हमारा आपका दायित्व है कि बच्चे के हाथ में जब चीजें हैं तो इन चीजों से वो गलत ना करें। ठीक है, ये क्लासरूम के अंदर नहीं होगा, मैं कर रहा हूं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आपको अपने क्लासरूम से बाहर भी बच्चों से इंटरेक्ट करना है। दूसरी चीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि कुछ शिक्षकों को मैं देखता हूं कि टीचिंग की बात चल रही है, काइंडली आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप शिक्षक के आप ही के वर्ग में हम भी हैं, क्लासरूम के अंदर कभी दो तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट की चर्चा न करें। एक कि आपके एम्प्लॉयर से आप अनसेटिस्फाइड हैं, कि दो तरह के टीचर हैं तो हम लोग को पढ़ाने के लिए कह दिया जाता है, ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। और दूसरी चीज कि कभी अपने दूसरे सहकर्मी की बुराई क्लासरूम के अंदर, इन दो चीजों से एक शिक्षक को हमेशा बचना है। ये आपको लग सकता है कि ये सर ऐसी बात कर रहे हैं जिसका शिक्षा शास्त्र से कोई मतलब नहीं, मैंने खुद कहा कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात आपसे करूंगा कि ये दो एस्पेक्ट आज की तारीख में जो आप देखते हैं कि समाज में शिक्षकों की इज्जत में कमी हो रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण। अब मैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे आता हूं, जो मैं कह रहा था कि प्राइमरी से सेकेंडरी तक आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाना, तो उस न्यूटन्स लॉ का क्या लेवल होना चाहिए। प्राइमरी लेवल में आप सिर्फ अपना जो न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट है वही देके निकल जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन जब आप सेकेंडरी लेवल में उसी बात को पढ़ाते हैं तो आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाते समय कम से कम इस बात का बच्चों को ध्यान दिलाना है कि क्या न्यूटन्स लॉ एक बॉडी पे अप्लाई किया जाता है कि एक पार्टिकल पे अप्लाई किया जाता है, और बॉडी और पार्टिकल में अंतर क्या है। क्योंकि आप जब आप
सॉरी सर, शायद सर का नेटवर्क इशू आ गया है। आप स्टेज को जरूर देखें। उसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको बच्चों को किस लेवल तक ले जाना है। नहीं तो फिर जैसा मैंने कहा कि मार्केट में बच्चे के पास कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो बच्चे जब एक बार उधर आकर्षित होंगे तो आपके प्रति उनका आकर्षण घटेगा, तो आपके पढ़ाई के प्रति भी उनका आकर्षण घटेगा। इस कारण जिस लेवल पे हमको पढ़ाना है उस लेवल पे कंटेम्पोररी जो भी परीक्षाएं हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, साथ में उसकी तैयारी जरूर करें। जैसे आप खुद कराते हैं, जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि अब की परीक्षा में 40% ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी के किताब में या बीटीबीसी के किताब में नहीं दिया हुआ है भी तो 2-4 प्रश्न केवल। तो आप अपने बच्चों को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके लिए आप कहीं से मटेरियल इंतजाम करते हैं बच्चों के लिए। ठीक उसी तरह इन स्तर की जो परीक्षा है, अगर 11th-12th के बच्चे हैं तो आप कम से कम जेई लेवल का, जेई एडवांस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जेई लेवल की बात जरूर करें कि जिस टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हैं, अगर न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं और यही जैसा मैंने 9th में कहा आप बॉडी और पार्टिकल के अंतर को अगर समझाते हैं, तो जब आप 11th के लेवल पे आएंगे तब उनको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर रियलिस्टिक बॉडी पे हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ एक पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, तो अब रियलिस्टिक बॉडी में 11th में हम क्या कर सकते हैं, या वहां पे जब आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लाएंगे अपने 11th के क्लास में, जब रेन ड्रॉप प्रॉब्लम या बोट्समैन प्रॉब्लम की बात आएगी, तो इन चीजों को पढ़ाने में आपको 11th में बच्चों को उस लेवल तक ले जाना। तो टीचिंग में इस बात का आपको दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान रखना। तीसरी चीज, शिक्षकों को एक आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है कि प्रश्न का लेवल जो है, हमने पढ़ाया है तो हम ही क्वेश्चन सेट करें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे कि जब आप क्लास 11th में पढ़ाने जाते हैं और आप 11th के सिलेबस को देखते हैं और आपके पास जो टाइम होता है कि इतने समय में पढ़ा दे, तो आप खुद क्लासरूम में जाने के बाद क्या सोचते हैं कि एक 10th पास बच्चा कम से कम कितना नॉलेज लेके आए ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो। हमेशा प्रश्न चुनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हायर क्लास का जो मिनिमम इंटेक है, उस इंटेक लेवल के का नॉलेज आपके बच्चे को हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं हायर क्लास, अगर आप 10th का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो 11th के बच्चे को जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th पास करते समय जो नॉलेज हो, उस लेवल का क्वेश्चन जरूर चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ाया सिर्फ यही क्वेश्चन, तो आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे, आपके सामने तो बेचारे दबे रहेंगे, लेकिन वही जब राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमेज वो बना लेंगे। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब बच्चे आपके यहाँ से निकल जाए तो उनको, जब जैसे हम लोगों के यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं, आपके यहाँ से जब +2 के बाद बच्चे निकलते हैं, बच्चे IIT में जाते हैं सेकेंड ईयर के बाद, 12th के बाद, हमारे यहाँ से जब अंडर ग्रेजुएट के बच्चे निकलते हैं तो वो भी PG करने अब IIT में और IISc में जाते हैं। तो वहां का लेवल कम से कम हमारी जग हसाई में, मतलब कि हमको अपने कोर्स कंटेंट पर जो रियल मीनिंग है आउटकम बेस्ड लर्निंग, हर टॉपिक में आप लोग जो करिकुलम डिजाइन करते हैं और सिलेबस के अंदर आजकल लिखा होता है आउटकम बेस्ड लर्निंग में, कि इस टॉपिक को पढ़ने से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे बच्चे के पास नॉलेज हो। तो इसी कारण आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, तीसरा एस्पेक्ट, की क्वेश्चन सेटिंग के आधार पे आप अपने बच्चे को उस लेवल पे ले जा रहे हैं। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में मुख्य रूप से यही 3
मैं कंक्लूड कर दूं आपको। नंबर 1 मैंने कहा कि आपका टारगेट पॉपुलेशन का लेवल क्या है। उस लेवल को देखते हुए आप जब अपना कोर्स कंटेंट बनाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि कोर्स कंटेंट लिखे, आप बीएड वाले लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन हम लोग, आप जब भी देखेंगे कि हम लोग क्लास करने जाते हैं या हमारे गुरुदेव लोग जाते थे, अख्तर साहब, एस सी वर्मा, हम लोगों ने उन्हीं लोगों से सीखा है कि कॉपी पे ड्रॉ कर लेते थे कि हमको क्या 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 पढ़ाना है, मैथमेटिक्स कैसे करना है, आज भी हम लोग करके जाते हैं ताकि बोर्ड पर मैथमेटिक्स स्मूथली। तो पहला टारगेट पॉपुलेशन के बाद दूसरी चीज कि कोर्स कंटेंट आप तैयार कर ले, और कोर्स कंटेंट के समय बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप अपने को अवगत करा के। और तीसरी चीज कि थ्योरी पर आते समय आप किस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करें। जैसे इस पे मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूं। बच्चे के क्लास से ही आजकल शुरू हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर, परमाणु संरचना। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को हर लेवल पे पढ़ाया जाता है, पर हम लोग, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मॉडर्न फिजिक्स का वो जो एस्पेक्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी के स्पेशलाइजेशन का व्यक्ति हूँ, तो डुअल नेचर की बात आती है हमेशा पार्टिकल और वेव के डुअल नेचर की। इस कंसेप्ट पे बच्चे बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको शायद पढ़ाने के दौरान भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है, और कुछ किताबों में भी कम इस पे डिस्कशन मिलता है उसके लेवल पे। तो एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं चर्चा कर दूं आपको कि क्या एक फोटोन, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, क्या एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है? ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, रेस्टिकेलिडे की किताब में है, ये पुराने हीरोडोव की किताब में था, ये एस.सी. वर्मा की किताब में है, और आजकल तो प्रदीप वगैरह में भी ये प्रॉब्लम है, सब जगह ये प्रॉब्लम है, वर्क आउट प्रॉब्लम। लेकिन एकमात्र सिंगल प्रॉब्लम से बच्चे को पार्टिकल और वेव का जो पार्टिकल है फोटोन, और जो मटेरियल पार्टिकल है, इस दोनों के बीच का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई हो सकता है अगर इस प्रॉब्लम को ढंग से डिस्कस किया जाए। तो हर टॉपिक पे ऐसी बात हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स में एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अमूमन पढ़ाते समय टीचर भी थोड़ा ठगने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहे हैं, एक पार्टिकल का पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट में, आप उसी समय अपने रेन ड्रॉप प्रॉब्लम जो होता है, क्या उसको बोट्समैन प्रॉब्लम जो होता है कि नदी के अंदर जब नाव चलती है, आप दोनों पार्टिकल को, एक नदी को और एक नाव को कंपेयर करते चले तो बच्चों को क्लैरिटी से कंसेप्ट हो जाए। और रिलेटिव जो लोग डरता है, हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं। जब मैं सिमुलतला गया था तो मेरा पहला इंटरेक्शन स्कूल के बच्चों से था। 6th क्लास के बच्चे मेरे सामने थे, उनको भी पढ़ना था मुझसे। मैंने उनके लिए सिंपल सी बात कही कि बाबू, आप अभी बस से सिमुलतला आए होंगे, तो बस में बैठे ड्राइवर के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में थे, क्योंकि आपका और ड्राइवर के बीच का पोजीशन कभी नहीं बदला समय के साथ। लेकिन रोड पर खड़ा कोई आदमी होगा, उसके नजर में आप मोशन में होंगे। क्रिएटिव कोचिंग, काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए। क्रिएटिव कोचिंग, काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए। तो अगर आप रोड पर खड़ा कोई आदमी है, तो वो तो देख रहा है बस चल रही है और बस के अंदर आप ही चल रहे, तो देखिए घटना आप है, इवेंट सिर्फ आप है, लेकिन उस इवेंट को देखने वाला बदल गया। एक बार बस के अंदर का ड्राइवर है तो आप रेस्ट में है, और एक बार रोड पर खड़ा आदमी है तो आप मोशन में। एक ही घटना को दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ऑब्जर्व कर रहा है और दोनों सही है। यहीं पे सापेक्षता आ गई कि रोड के बस पे बैठे आदमी के सापेक्ष में आप स्थिर थे, लेकिन रोड पर खड़े आदमी के सापेक्ष में आप मोशन में। तो रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है
तो ये कम से कम अगर आइडिया बच्चे को हो जाएगा, तो जब हम उसका मैथमेटिक्स करेंगे तो बच्चे को समझ में ज्यादा आसानी से। एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, मैं जब 1994 में कोचिंग जगत में बहुत घनघोर रूप से कूदा था, तो मैं एक क्लासरूम में बच्चों को कहता था कि देखो भाई, न्यूटन्स लॉ फॉर इंजीनियरिंग और न्यूटन्स लॉ फॉर मेडिकल मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। ये अलग अलग बैच में क्यों पढ़ाते हैं कि मेडिकल का बैच है तो न्यूटन्स लॉ अलग पढ़ाइए, और इंजीनियरिंग का बैच है तो न्यूटन्स लॉ अलग पढ़ाइए। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर न्यूटन्स लॉ है फंडामेंटल, न्यूटन्स लॉ का सिग्निफिकेंस हमको समझना है, तो बेसिक चीजें न्यूटन्स लॉ में। ये बात सही है कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस पे प्रॉब्लम पे आएंगे, तो कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम को हम इंजीनियरिंग साइड वाले के लिए ज्यादा करेंगे और लॉजिकल प्रॉब्लम को मेडिकल साइड में ज्यादा करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है कि न्यूटन्स लॉ दोनों के लिए अलग हो। तो फंडामेंटल विज्ञान का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बात करके मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि देखिए, साइंस पढ़ाने और पढ़ने का, जब हम लर्निंग बेस्ड आउटकम की बात करते हैं, एक ही मकसद है कि आप कितने लॉजिकल हो। आप नहीं होइए इंजीनियर डॉक्टर, आप प्रशासन में जाइए, आप वकालत कीजिए, आप शिक्षण का काम कीजिए, तो आपको जो साइंस की ट्रेनिंग में फायदा मिलेगा, क्योंकि साइंस आपको सिस्टमेटिक अप्रोच का और लॉजिक का, ये दोनों का आपको कंसेप्ट देता है। इसीलिए साइंस की ट्रेनिंग से सबसे बड़ा फायदा है कि आपके में तार्किकता आएगी, आप किसी की बात को सीधे नहीं मानते। जैसे इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कभी अगर आपके यहाँ, आप लोग भी एजुकेशन करते होंगे या लड़के एजुकेशन करते हैं, तो प्रशासन क्या कहता है, एक डेलीगेशन आ जाइए 5 आदमी का मिलने के लिए। हम सैकड़ों हजारों में बात नहीं करेंगे। ये साइंस का बेसिक कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर जो होता है, एटॉमिक लेवल पे जो बिहेवियर होता है, और जो बल्क प्रॉपर्टी में जब आप एटम्स का क्लस्टर बना देते हैं, बल्क प्रॉपर्टी का बिहेवियर अलग होता है। तो जब माइक्रोस्कोपिक, जब हम 2, 4, 5 को बुलाए, आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा, तो उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। लेकिन जब बल्क होगा, क्राउड मेंटेलिटी होगी, तो क्राउड मेंटेलिटी किसी से जल्दी गाइडेड नहीं होती। तो ये बेसिक साइंस का कंसेप्ट है। इसको साइकोलॉजी वाले अपने ओर से व्याख्या कर लें, लेकिन ये साइंस के ट्रेनिंग का फायदा। और साइंस की ट्रेनिंग की सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है वो है प्रैक्टिकल। इसीलिए अगर प्रैक्टिकल नहीं भी होता आपके स्कूल या अलग अलग जगहों पे, तो कम से कम एक छोटा, आजकल तो लो कॉस्ट नो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट, जैसा कहा मनोज जी ने, एससी वर्मा सर के नेतृत्व में लो कॉस्ट नो कॉस्ट फिजिक्स का तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट सब बनाया, जिसमें कोई पैसा नहीं। जैसे हम लोग जब क्लास में जाते हैं और पहला चैप्टर होता है मेजरमेंट, तो बच्चों को सबसे पहले कहते हैं कि देखो, ये जो देखते हो कि कोई रनर है 100 मीटर के रनिंग में, इतना दशमलव, इतना 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 3 डेसिमल पॉइंट तक एक्चुअल उसका टाइम नोट करता है, क्या ये मेजरमेंट सही है? कि कोई भी मेजरमेंट होगा तो मेजरमेंट के साथ जो एग्जैक्ट टाइम है, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब तो डिजिटल का जमाना है, वो अलग है। और बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक स्केल, कहते हैं कि 2 हाथ ऐसे करो बाबू, हाथ में 2 उंगलियों के बीच में दूरी, और स्केल रखते हैं, कहते हैं कि बाबू इसको गिराएंगे तुम पकड़। अगर स्केल को गिराए और बच्चे ने पकड़ा, कुछ ना कुछ स्केल का डिस्टेंस गिर जाता है। गिर गया मतलब u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने ड्रॉप किया, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो 7th 8th का इक्वेशन है। तो टाइम निकल गया कि कितने टाइम में बच्चा पकड़ पाए, मतलब वो उसके बॉडी का लगभग रिएक्शन टाइम हो गया कि वो कोई घटना देखता है तो उस घटना को देखने के बाद उसका बॉडी कितना रिएक्ट करता है, कितने समय। अब सचिन तेंदुलकर का होगा क्रिकेट में कि 100 किलोमीटर पर आवर के बॉल को वो जो रिएक्ट करेगा वो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन हम और आप जो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी में इनर्शिया है, न्यूटन्स लॉ के तरह हमको बॉडी में वेट है,
तो रिएक्शन टाइम मेरा क्या कहते हैं ज्यादा होगा। तो अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा तो मेजरमेंट एग्जैक्ट कैसे? और यहीं से बच्चों को कहते हैं लिस्ट काउंट का कंसेप्ट, कि किसी भी एपरेटस का एक मिनिमम वैल्यू होता है जिससे छोटा वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली नहीं नाप सकते, हम अप्रोक्सीमेट नापते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लैब, अगर क्लासरूम में भी बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट के रूप में आप दिखा देंगे तो बच्चे को स्वीकार्यता ज्यादा होगी। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज लाइफ में है, जो मेरा मकसद है साइंस पढ़ाने का, पेशेंस। आज की तारीख में जो बच्चे अच्छे अच्छे जगह से पास करने के बाद सुसाइड करते हैं, पेशेंस की कमी है।